हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एमसीक्यूज करने वाले इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के एमसीक्यू मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीबीएसई का सैम्पल पेपर हम देखें तो उसमें 5 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में दे रखे थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 5 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दे रखे हैं तो फाइनल में भी 5 ही एमसीक्यू में आ जाए, लेकिन अगर आ जाते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। यानी 5 तो नहीं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली एमसीक्यूज में आने हैं, क्योंकि चैप्टर में काफ़ी थ्योरी है, तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो करने के बाद हो सकता है कि पाँचों के पाँचों नंबर आपको इसी वीडियो से मिल जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात ये कि जो पीडीएफ मैं इसमें करा रहा हूँ, ये सारी के सारी पीडीएफ आपको जो गॉड क्लासेस ऐप है उसके जो फ्री सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर वीडियो से मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना ठीक है और कितना गलत है। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ऑब्जर्व सेट ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। एक पॉपुलेशन में से जब हम कोई एक सैंपल्स, कोई एक हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं तो उन वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं? उन वैल्यूज़ को बोलते हैं हम सैंपल, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा आपका ए। अगर सेकंड में गए कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं पैरामीटर। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी, पैरामीटर। ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सैंपल, सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन को पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन सैंपल को क्या बोलते हैं? सैंपल को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ में कहता है कि इन्फ्रेंशियल स्टेट इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के अंदर जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से क्या क्या इंक्लूड होता है उसको छोड़कर, मतलब जो इंक्लूड नहीं होता है वो आपको बताना है। तो इसमें हम एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर का, ठीक है, करते हैं। टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की, वो भी करते हैं। एस्टिमेटिंग ए स्टैटिस्टिक्स, जो सैंपल से आप निकालते हो उसको आप एस्टिमेट नहीं करते हो, एस्टिमेट आप पॉपुलेशन को करते हो, यानी आप पैरामीटर को आप एस्टिमेट करते हो, आप इसको एस्टिमेट नहीं करते हो। तो यानी ऑप्शन बनेगा इसका बी, एस्टिमेटिंग ए स्टैटिस्टिक। सैंपल इज रिगार्डेड एज ए सबसेट ऑफ, सैंपल किसका सबसेट होता है? सैंपल सबसेट होता है पॉपुलेशन का, क्योंकि इसको हम पॉपुलेशन से ही निकालते हैं। 6 में कहता है जजमेंट सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज। जजमेंट सैम्पलिंग में क्या होता है? जजमेंट सैम्पलिंग में जब आप सैम्पलिंग करते हो तो वो बायस सैम्पलिंग होती है। तो बायस सैम्पलिंग में आप इसमें से किस में रख सकते हैं? स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। तो आप इसमें इसको कह सकते हो कि ये पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, किसी पर्पस के थ्रू हम जजमेंट करते हैं और जजमेंट करने के बाद हम जो सैंपल है उसको कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 के अंदर इसने बोला कि ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। एक ऐसी सैम्पलिंग का नाम आपको बताना है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो जितने भी पॉपुलेशन के सेक्शन हमने बनाए हैं, जो पॉपुलेशन हमने ली है, उसमें से हर एक को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी जितना वो है उसके रेशो में हम उसको रिप्रेजेंटेशन दें। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जिसके अंदर बायसनेस नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर बायसनेस नहीं होती है, तो वही हमें यहाँ बताना है नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब। तो कन्वीनियंस के अंदर बायसनेस होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग होती है जो नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जिसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होती। तो आप इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जब करते हो उसमें कोई बायसनेस नहीं होती, क्योंकि कन्वीनियंस में भी बायसनेस होती है, इसमें भी बायसनेस होती है, इसमें भी होती है, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती। तो इसका आंसर बनेगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में बोलता है कि रिसर्चर इंटेंडेड टू स्टडी द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट हु कम फ्रॉम स्लम एरिया। एक रिसर्चर को ये रिसर्च करनी है कि जो स्लम एरिया से स्टूडेंट आते हैं उनको एडजस्टमेंट की कुछ प्रॉब्लम होती है। व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज्ड फॉर सच ए स्टडी। तो इस स्टडी को करने के लिए जो वो सैंपल इकट्ठा करेगा
उस सैंपल को हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर जो स्लम एरिया से आते हैं बच्चे, वो उनका एक ग्रुप बनाएगा अलग, फिर उनके ऊपर स्टडी करेगा, तो यानी हम इसको बोलेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हर एक को वेटेज नहीं दे रहा है, वो सिर्फ स्लम एरिया के बच्चों का सैंपल करना चाहता है। सिलेक्शन ऑफ ए क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप इज कॉल्ड। जो वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होगा तो उसके लिए क्रिकेट टीम जो सिलेक्ट की जाएगी, अब सिलेक्ट कौन करता है, सिलेक्ट करते हैं सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स का अपना एक ओपिनियन होता है, तो ओपिनियन का मतलब यहाँ पर बनती है जजमेंट सैम्पलिंग। वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि कौन सा बेटर प्लेयर है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, फिर उसको सैंपल करते हैं, यानी 11th का ऑप्शन बनेगा डी। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड। जो सैंपल स्टैटिस्टिक निकालते हो, जो सैंपल से आप डाटा निकालते हो और जो पॉपुलेशन से डाटा निकालते हो, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। तो 14 का ऑप्शन बनेगा बी। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी है। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। स्नोबॉल, ये नहीं होती। स्ट्रेटिफाइड, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। और जो क्लस्टर होता है ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, यानी बी, डी और ई। तो बी, डी और ई आपका बनता है इसमें सी में, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा सी। 16 में कहता है कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेटेड दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन अप्रोचेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो ये बताती है आपको कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की तरफ बनता है अगर सैंपल साइज लार्ज हो। ठीक है, सैंपल साइज इज लार्ज। जितना लार्ज आप सैंपल साइज करते जाओगे, जो कर्व है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में आता जाएगा। विच सैंपल साइज इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंट टू होल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए जो सैंपल साइज है कम से कम 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, इन दोनों को मैच करना है, मतलब मैच द कॉलम कॉलम खेलना है। तो ये हो गया आपके पास ए, ये बनेगा बी, सी और डी, ये 1 2 3 और 4 ऐसे। अब यहाँ पर आप तो मैच द कॉलम कर रहे हैं, तो सारे मैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपके लिए सबसे आसान कौन सा है और ऑप्शंस में से डिफरेंट कौन सा दे रखा है। देखो ए यहाँ पर सेकंड है और ए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर A4 है, तो A4 दो जगह आ रहा है। बी यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर 2 है, बी यहाँ पर 2 है, तो बी भी दोनों में यहाँ पर दो जगह आ रहा है। सी यहाँ पर 4th है, सी यहाँ पर सेकंड है, सी यहाँ पर 3rd है, सी यहाँ पर 1 है, तो सी सबसे डिफरेंट है। तो आप सी को चेक कर लो कि सी का ऑप्शन क्या बनेगा। तो सी क्या है आपके पास, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक आप मेंबर सेलेक्ट करते हो, फिर उसकी हेल्प से आप आगे और मेंबर सेलेक्ट करते जाते हो। एक जिसको हम MLM वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, मेंबर बनाना। तो इसमें कहता है कि कौन सा बनेगा, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज असाइन्ड ए नंबर एंड नंबर आर, ये तो सिस्टमेटिक हो गया। तो फर्स्ट सिलेक्ट सम मेंबर्स, देन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेड पर्सन सिलेक्ट सम मोर मेंबर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। तो ये इसका ऑप्शन बन रहा है, यानी सी का ऑप्शन बनेगा सेकंड। तो सी का सेकंड कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर सी। तो आपको सारा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय दिस। तो पॉपुलेशन का मीन है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, एक्स बार से डिनोट नहीं करते, क्योंकि पॉपुलेशन है तो उसको हम डिनोट करेंगे ग्रीक लेटर से। तो यानी ये तो गलत है, ये गलत है। और कहता है द पॉपुलेशन मीन इज स्टैटिस्टिक, और पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो पैरामीटर होगा, स्टैटिस्टिक नहीं होगा, मतलब दोनों ही गलत है। तो इसमें कह रहा है कि भाई दोनों ही गलत है, मतलब ऑप्शन बनेगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 1 3 5 7। एक पॉपुलेशन के अंदर ये 4 ही ऑब्जर्वेशन है, तो व्हाट इज़ द वेरिएंस। तो यहाँ वेरिएंस हम निकाल रहे हैं, इस पॉपुलेशन के डाटा से ही निकाल रहे हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको इसका मीन चाहिए। तो मीन होता है इसका, इन सब का सम कर दे, 1 + 3 + 5 + 7
डिवाइडेड बाय 4, 7 5 12 4 16, तो मीन आ जाएगा इसका 4। अब आपको निकालना है इसका वेरिएंस। वेरिएंस निकाल रहे हो पॉपुलेशन का डाटा से निकाल रहे हो, तो फार्मूला ये लग जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय n। अगर सैंपल से निकालोगे तो n-1 लग जाएगा। तो अब यहाँ पर xi माइनस मीन करोगे, xi है आपके पास 1 में से 4 माइनस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर, 3 में से 4 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर, 5 में से 4 माइनस करेंगे, फिर 7 में से 4 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ गया 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर से 1, इधर से भी 1, इधर से 3 9, तो दोनों 18 और 2 20, 20 को डिवाइड करोगे 4 से तो आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन बनेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 1 3 5 7, व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन का मतलब आपको सैंपल मीन निकाल देना है। अब सैंपल आपको दे रखा है यहाँ पर 1 3 5 7, इन सब का सम करो, 1 3 5 और 7, उसको डिवाइड कर दो आप 4 से, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन बनेगा 4। तो ऑप्शन 4 इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर आंसर इसका 4 ही आएगा, ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ है, ऑप्शन में गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहता है स्टेटमेंट मेड अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड। जो टेस्टिंग पर्पस है उसके लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है द एज्यूम्ड हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर रिजेक्शन कंसिडरिंग इट टू बी ट्रू इज कॉल्ड। जो एज्यूम्ड हाइपोथेसिस है जिसको हम टेस्ट करते हैं रिजेक्शन रूल के लिए कि भाई वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो उसको हम करते हैं नल हाइपोथेसिस से। लेकिन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा, तो आंसर बनेगा 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि एक मशीन मेक्स कार व्हील and in random sample of 26 wheels, the test statistic is found to be 3.07. As per the T distribution test, 5% level of significance. What can you say about the quality of wheels produced by the machine? तो यहाँ पर जो T की जो वैल्यू है ना वो आपको दे रखी है 3.07। T की वैल्यू आपको दे रखी है 3.07 और जो T वैल्यू आपको अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो दे रखी है 2.06। तो 3.07 की जो वैल्यू है वो 2.06 से बड़ी होगी। अगर ये टी वैल्यू इससे गिवन वैल्यू से बड़ी होती है तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो हो जाता है रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट। तो रिजेक्ट होने का मतलब है कि जो आप यहाँ पर आइटम बना रहे हो, जो कार व्हील बना रहे हो, उसकी जो क्वालिटी होगी वो इन्फीरियर क्वालिटी होगी। ठीक है, वो लेवल जो लेवल होना चाहिए तो उस लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब आंसर बनेगा इसका बी। For the purpose of the t-test of significance, a random sample of size 34 is drawn from a normal population. Then the degree of freedom. Degree of freedom निकालने के लिए फार्मूला होता है n-1 होता है, तो 34 - 1 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 33। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से हमने सैंपल बनाया, सैंपल से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो सैंपल से अगर आप निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इन ए स्कूल ए रैंडम सैंपल ऑफ 145 स्टूडेंट इज टेकन टू चेक वेदर ए स्टूडेंट एवरेज कैलोरी इनटेक इज 1500 और नॉट। द कलेक्टेड डाटा ऑफ एवरेज कैलोरीज इनटेक ऑफ सैंपल स्टूडेंट इज प्रेजेंटेशन इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो आपने सैंपल इकट्ठा किया उसी को आप एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो, तो उसको बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि ग्रेन होल सेलर विजिट द ग्रेनरी मार्केट वाइल गोइंग अराउंड टू मेक ए गुड परचेज ही टेक्स ए हैंडफुल ऑफ राइस फ्रॉम द रैंडम सैक ऑफ राइस इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। द हैंडफुल ऑफ राइस टेकन फ्रॉम ए सैक फॉर राइस ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन इज ए
अब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आपको चावल खरीदने हैं, चावल खरीदने के लिए बोरे में से निकाल के थोड़े से चावल चेक करते हो कि चेक करना आता हो या ना आता हो, फिर भी चेक तो करके देखते ही हैं कि भैया ठीक है, जो आपने सैंपल लिया है वो ठीक है, चावल दिखने में कैसे लग रहे हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं तो ले लेते हैं, नहीं अच्छे लगते तो नहीं लेते। तो इसका मतलब ये होता है सैंपल। जो आपने पूरे ढेर में से थोड़े से चावल निकाले वो हो गया सैंपल। तो इसका आंसर बना हमारा डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही इसके जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो आई थिंक इसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगे तो आपके वो नंबर पक्के हो जाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।